हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अब एएस नंबर 16 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16, जो कि बात करता है हमारा बोरोइंग ऑफ कॉस्ट की बात करता है हमारा। ठीक है, एएस नंबर 16। सो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। जो कि हमारा बोरोइंग ऑफ कॉस्ट में, जो कि अगर स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप है इसका जो कि डील करता है हमारा बोरोइंग कॉस्ट में, जो कि ट्रीटमेंट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है, एंड आइए जो हमारा बोरोइंग कॉस्ट क्या है और बोरोइंग कॉस्ट के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा इंक्लूड होता है एंड सिमिलर चार्जेस। जैसे कि आप किसी से अगर, जैसे बोरोइंग कॉस्ट है, बोरोइंग यानी कि किसी से उधार लेना, और कॉस्ट यानी कि कितने में लिया है, दैट इज योर कॉस्ट। एंड अमोर्टाइजेशन, जैसे कि मैं आपको कॉस्ट को एक बार फिर से समझा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ में। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पेन है। ठीक है, ये पेन जो कि मैंने परचेज करा है फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ का मैंने परचेज करा है। तो ये मेरे लिए कितने की कॉस्ट हो जाएगी, ये मेरे लिए कॉस्ट हो जाएगी 10 रुपीज़ की। सो इसके बाद आता है आपका अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट्स, एंड जो कि आपका आएगा प्रीमियम ऑन बोरोइंग, यानी कि जो भी आप अगर अमोर्टाइजेशन डिस्काउंट में अगर पे करते हो या फिर आप प्रीमियम देते हो बोरोइंग पे, ये भी आपका एक तरीके से इंटरेस्ट ही होता है। एंड जो कि ये अमोर्टाइजेशन ऑफ अनसेसरली कॉस्ट, जो कि लॉस लोन प्रोसेसिंग फीस होती है, जो कि आप किसी एजेंट्स को देते हो। ठीक है, वो भी एक तरीके से आप इंटरेस्ट ही कह सकते हो कि आप एजेंट को जो कि आप पेमेंट करते हो जो कि प्रोसेसिंग फीस के लिए, ताकि आपका जो भी लोन है, ठीक है, तो वो आपका रिजेक्ट ना हो। देन उसके बाद आता है आपका फाइनेंस चार्ज इन फाइनेंस लीज। ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के अंदर में पूरा हम डिटेल्ड में बात करते हैं। ठीक है, फाइनेंस चार्जेस इन फाइनेंस लीजेस में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एक्सचेंज डिफरेंस ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट, ये एक स्पेसिफिक केसेस है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वालिफाइंग एसिड्स। ठीक है, आखिर क्वालिफाइंग एसिड्स में क्या होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग एसिड्स एक ऐसा एसिड्स होता है, टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम to get ready to its intended for use or sale। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए क्वालिफाइंग एसिड्स एक ही ऐसा मान लीजिए, जैसे कि आपने कोई भी बिल्डिंग अगर आप बना रहे हो, देन उसके ऊपर अगर आप, ठीक है, बिल्डिंग या प्लांट अगर आप बना रहे हो, देन उसके ऊपर, ठीक है, आपने उस बैंक से लोन लिया है बिल्डिंग बनाने के लिए। तो जो कि आपका बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी आपने लोन लिया है, ठीक है, तो वो आपका क्वालिफाइंग एसिड, जैसे कि आपका, जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हो तो वो भी आपकी क्वालिफाइंग एसिड्स। ठीक है, और आपका इसके बाद इन्वेंट्री इन रिक्वायरिंग फॉर अ लॉन्ग प्रोडक्शन, लॉन्ग प्रोडक्शंस के लिए आपको इन्वेंट्री की जरूरत पड़ेगी। देन आप बैंक से लोन उठाते हो, देन वो भी आपकी क्वालिफाइंग एसिड हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका रिकग्नाइजेशन प्रिंसिपल। रिकग्नाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है, जो कि आपको आता है बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग एसिड्स। क्वालिफाइंग एसिड्स अभी हमने पढ़ा था। क्वालिफाइंग एसिड्स क्या होता है, जो कि एंड जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, जो कि आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो, प्लांट से अगर डेवलप करना चाहते हो या फिर बिल्डअप करना चाहते हो, एस्टेब्लिश करना चाहते हो, एंड अगर आपको लॉन्ग प्रोडक्शन करना है लॉन्ग टाइम के लिए, देन उसके लिए आपके लिए रिक्वायरमेंट होगी इन्वेंट्री। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें आपकी बिल्डिंग प्लांट्स एंड जो भी आपकी इन्वेंट्रीज वो आपकी क्वालिफाइंग एसिड्स में आ जाती है, जो कि आपका कैपिटलाइज्ड होगा एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसिड्स में से आपका कैपिटलाइज्ड होगा। एंड अगर आपका अदर बोरोइंग कॉस्ट है, वो आपका चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका कैपिटलाइजेशन बिगन व्हेन। आखिर आपका स्टार्टिंग कब होगा आपका कैपिटलाइजेशन, ये जब आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड होगा या फिर बोरोइंग कॉस्ट आपकी इनकर्ड होगी, देन ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उससे पहले आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, कैपिटलाइज नहीं करेंगे, सॉरी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है, आप प्रिपेयर करो कोई भी एसेट्स को या फिर वो हमारा प्रोसेस के अंदर में है एसेट्स, देन वो भी आपका कैपिटलाइज नहीं होगा। एंड नेक्स्ट आपका कैपिटलाइजेशन सस्पेंडेड व्हेन। ठीक है, कब आपका सस्पेंडेड होगा कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं अगर आपका एक्टिव डेवलपमेंट है इन इंटरप्टेड एक्सेप्ट फॉर द टेम्परेरी टेम्परेरी डिलेज।
सो आपका सस्पेंडेड होगा आपका कैपिटलाइजेशन। फॉर एग्जांपल आपकी जैसी बिल्डिंग, प्लांट, जो भी आपका काम चल रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट है, एक्टिव अगर आपका डेवलपमेंट अगर, ठीक है, देन वो आपका अगर, ठीक है, अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट हो जाता है, जो कि टेम्परेरी डिलेज। सो नेक्स्ट आएगा आपका कैपिटलाइजेशन सीज व्हेन, ठीक है, कैपिटलाइज सीज जब होगा, ठीक है, जैसे आपके सब्सटेंशियल ऑल एक्टिविटीज necessary to prepare the assets are complete, so आपका capitalized thesis होगा। एंड नेक्स्ट है आपका हाउ टू कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, कैसे बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज होगा। सो आपका जो कि इफ बोरोइंग आर स्पेसिफिकली और फॉर आप क्वालिफाइंग एसेट्स, जो आपकी क्वालिफाइंग एसेट्स थी, बिल्डिंग, प्लांट्स एंड जो कि आपकी इन्वेंट्री थी, ठीक है, जो कि आपकी कैपिटलाइज होगी एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट पे होगी, ठीक है, जो कि आपने इनकर्ड कर रखा है लोन माइनस, ठीक है, जो कि होगा आपका टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। एंड जो कि आएगा नेक्स्ट, इफ बोरोइंग आर जनरल, अप्लाई करेंगे आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग टू द एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग एसेट्स, ठीक है, जो भी आप क्वालिफाइंग एसेट्स पे, ठीक है, जो भी आपका उसके ऊपर आप अप्लाई करोगे, ठीक है, जो भी आपका एक्सपेंडिचर होगा जिसके ऊपर होगा क्वालिफाइंग एसेट्स पे, जो भी आपका खर्चा होगा उसके लिए उस पर आप अप्लाई करोगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। एंड एग्जाम्पल्स नॉट कंसिडर्ड क्वालिफाइंग एसेट्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स कोई भी कंसिडर नहीं करता क्वालिफाइंग एसेट्स पे, जो कि एसेट्स रेडी फॉर यूज है व्हेन रिक्वायर्ड, जब एसेट आपका रेडी टू यूज है। एंड जो इन्वेंट्री है जो प्रोड्यूस करने लगी है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज में, ठीक है, जो भी रिपीटेटिव बेसिस पे। सो आपका एग्जांपल आता है नेक्स्ट, अ कंपनी बोरो 10 लाख रुपीज एट 10% इंटरेस्ट। मान लीजिए एक्सपायरी जेड कंपनी है, ठीक है, बोरो करती है वो 10 लाख रुपीज, कितने रेट से, 10% का इंटरेस्ट से। वो उस टाइम जो कि उसने वो कौन सी हमारी अगर कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग होगा तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी क्वालिफाइंग एसेट्स आ जाएगी, ठीक है, ओवर 2 ईयर्स के लिए है, ठीक है, 2 ईयर्स तक के लिए उस बिल्डिंग के लिए ये कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है, 2 ईयर्स के बाद आपका बिल्डिंग बन के रेडी हो जाती है, देन उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है, तो उसका कुछ कह नहीं सकते। द इंटरेस्ट कॉस्ट है जो कि 1 लाख रुपीज पर ईयर है, पर ईयर पे जो कि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, एंड इट इज कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग की कॉस्ट होगी उसमें आपका कैपिटलाइज हो जाएगा कुछ भी पार्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड द अदर अदर कंडीशंस आर मेट, ठीक है, और अगर अदर कंडीशंस पे अगर मीट हो जाती है, सो आपको कैपिटलाइज करना कंपलसरी पड़ जाएगा। सो इसी के साथ में हमारा एएस नंबर 16 हमने पूरा रिवाइज कर लिया है। ओनली ओनली जो कि कर लिया हमने 10 मिनट्स के अंदर में, एएस नंबर 16 हमने पूरा रिवाइज कर लिया है। सो इसी के साथ में हमारा एएस नंबर 16 हमारा कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हमने एएस नंबर 12 कंप्लीट कर लिया था। हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद। और अभी तक हमने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।